इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर डाला, वो डेटा एस्टिमेटेड है, प्रोविजनल है। जो डेटा 23 मई 2019 को रिजल्ट पब्लिश होने के बाद जो डेटा डाला गया है, वो डेटा कच्चा डेटा है। प्रोविजनल का मीनिंग क्या है? कच्चा डेटा डाला हुआ है। और इस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में केस कब गई? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने के बाद। आपको इसका अंदाजा आ सकता है ये केस किस आधार पर गई। मैं ये आधार यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये केस इस आधार पर गई, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर 1 जून को 2019 के 1 जून को इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जो प्रोविजनल डेटा, जो कच्चा डेटा पब्लिश किया गया, वो कच्चा डेटा आज तक कच्चा ही है। आप में से कितने लोगों को ये जानकारी है? मैं यहाँ आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोगों को ये जानकारी है? अभी 1 जून को जो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर क्या लिखा गया है? आज भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर वो प्रेस नोट अवेलेबल है। उसमें लिखा गया है द फाइनल डेटा ऑन वोट काउंटेड हैज बीन मेड अवेलेबल विदिन अ फ्यू डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद फाइनल डेटा अवेलेबल किया जाएगा। तो इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो डेटा पब्लिश किया वो कच्चा डेटा था। और लगभग 27 तारीख को जो डेटा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर पब्लिश किया गया था, केवल 4 फेज का डेटा पब्लिश किया गया था। और लगभग 220 सीट्स पर, 220 सीट पर ज्यादा वोट, पोल वोट से ज्यादा वोट, 153 सीट पर पोल वोट से कम वोट निकले। आपको सुनकर हैरानी होगी, इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर इशू करके 4 महीने में जो वीवीपीएटी के स्लिप्स है, वो सारे के सारे रिसीट्स, स्लिप्स, जो पर्चियां, जो वीवीपीएटी मशीन से जो पर्चियां निकलती है, ये पर्चियां 12 महीने, 1 साल रखने का प्रोविजन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर इशू करके इसको नष्ट किया। ये सबसे हैरान करने वाली बात है। इस रेफरेंस में भी सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है। तो आप लोगों को इसका अंदाजा आ सकता है कि 2004 से लेकर 2019 तक ये जो चुनाव आयोग के माध्यम से ये सारा जो हो रहा है, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्राह्मण हो रहा है। संविधान निर्माताओं ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का जो निर्माण किया था, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक किया था, इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्राह्मण नहीं किया था। संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। आपको आर्टिकल 324 जो संविधान ने इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी लगाई है, वो जिम्मेदारी क्या है? सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। इसके तहत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर संविधान ने लगाई है। मगर संविधान ने जो जिम्मेदारी लगाई है, संवैधानिक संस्था, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि ये कौन कर रहा है। ये जो करने वाले लोग हैं, 2000 साल से जो हमारे इंडिया में जो कब्जा बना के रखे हुए लोग हैं, विदेशी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं,
मीडिया पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर जो कब्जा है, वो कब्जा हमें किस तरह से दिखाई देता है, वो कब्जा बरकरार उन्होंने किस तरह से किया। मनी माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से उन्होंने ये कब्जा बरकरार रखा हुआ है। तो हमें आज के तारीख में हमें क्या करना होगा, आने वाले 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, आने वाले 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, वो इलेक्शन में बीजेपी हर संभव प्रयास करके जीतने की कोशिश करने वाली है। क्यों? क्योंकि आरएसएस को 100 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। तो 1925 से 2025 तक आरएसएस को आने वाले 2025 को 100 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं और आरएसएस चाहेगी कि बीजेपी हर संभव प्रयास करके जीतने की कोशिश, वो लोग हर संभव प्रयास करके वो लोग जिताने की कोशिश करेंगे। तो हमें हमारे लोगों को ये जोड़ना होगा, जगाना होगा। हमारे लोगों को ईवीएम भंडाफोड़ जो हम लोग कर रहे हैं, शासक जाति की जिनकी संख्या कम है, कांशीराम साहब कहा करते थे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जो आपको देखने को ये मिलता होगा 90 के दशक में जिन लोगों की संख्या कम है, जिन लोगों का जनाधार कम है, ऐसे लोगों की पार्टियां नेशनल लेवल पर जिनका जनाधार कम है, वो जनाधार खो रहा था उनका। और 2004 के बाद हमें क्या दिखाई देता है, जिन पार्टियों का जिन लोगों की संख्या कम है, जिनका जनाधार कम है, जिनका रेशियो कम है, उन लोगों को 2004 के बाद हमें दिखाई ये देता है कि जिनका 3-3.5% लोगों की पार्टियां, अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की पार्टियां, जिनका जनाधार खोते हुए हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन 2004 में हमें दिखाई क्या दिया, उनका जनाधार केवल और केवल ईवीएम के माध्यम से बरकरार रहा। और जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, 85 to 95% हम लोग हैं और हमारे पार्टियों का जनाधार खोते हुए नजर आ रहा है। ये केवल और केवल ये षड्यंत्र केवल ईवीएम के माध्यम से हो रहा है। आज जो लड़ाई हमारे सामने है, आज लड़ाई क्या है, आज जो हमारी लड़ाई है, कांशीराम साहब के समय में जो लड़ाई थी 1585 की लड़ाई थी, आज जो हमारे सामने लड़ाई है वो संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार ये लड़ाई है। और आज की लड़ाई माननीय पवन मेश्राम साहब ये लड़ रहे हैं। आपको उनके रहते हुए ये लड़ाई जीतना होगा। आज के इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथी राम मनोहर मीडिया प्रभारी भारत मुक्ति मोर्चा बाराबंकी, आप साहब को पगड़ी पहनाकर स्वागत करना चाहते, आप आ जाए। और साथी माननीय आशा देवी जी जो मैडम शर्मिला मैडम को पगड़ी पहनाकर स्वागत करना चाहते हैं, वो भी बात को। और साथियों इसके बाद साहब को बुलाने से पहले मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ कि जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए, जो भी साथी इस आंदोलन को ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा 365 दिन तक लगातार चल सके, इसके लिए साथियों आप लोगों को साहब को जन आंदोलन निर्माण में भी वोट करनी चाहिए। तो इसके लिए साथी जो साहब को चलाने के लिए जो भी साथी 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी सहयोग साहब को करना चाहते हैं, वो साथी आकर के बारी बारी से साहब को जन आंदोलन निर्माण में भी भेंट कर सकते हैं। जो भी साथी साहब को इस आंदोलन को चलाने के लिए, लेकिन ये आंदोलन साथियों हम लोग पूरे देश भर में 365 दिन चला रहे हैं। तो जो भी साथी साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण में भी देना चाहते हैं, 100, 200, 500 जो भी साथी देना चाहते हैं वो आते रहे। वो साथी आकर के इस आंदोलन को चलाने के लिए व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण में भी वोट कर सकते हैं। तो जो भी साथी आना चाहते हैं कि हम आंदोलन चलाने के, आप लोग साइड हो जाइए, आप लोग साइड होइए।
साथियों, जो भी साथी साहब को इस आंदोलन को चलाने के लिए, ये आंदोलन जो हम लोग 365 दिन चला रहे हैं, ये आंदोलन लगातार चलता रहे, तो इसके लिए साथियों आप लोगों को साथ ये जन आंदोलन निर्माण निधि देनी चाहिए। क्योंकि साथियों ये आंदोलन हम लोग समाज के भरोसे पर चला रहे हैं, आपके सहयोग से चला रहे हैं, इसलिए ये जन आंदोलन निर्माण निधि आपको भेंट करनी है। तो साथियों ये लड़ाई हम लोग इस देश के अंदर जो मौलिक अधिकारों को बचाए जाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। साथियों आपके पास जो वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार आपका सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है। ये जो सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को बचाए जाने के लिए साथियों, क्योंकि अगर आपका जो वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार होगा, ये रहेगा, तो ही आप जो है कि आपके सारे और संवैधानिक अधिकार होंगे। इसलिए साथियों आपको अपना मौलिक अधिकार बचाए जाने को लेकर ये जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट करनी चाहिए। जो भी साथी देना चाहते हैं, जो भी आप 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 जो सहयोग आप लोग देना चाहते हो, वो साथी आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। तो साथी जो भी साथी जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, हमारी माताएं बहनें भी साहब को निधि भेंट कर सकती है। तो जो भी आप लोग आंदोलन को चलाने के लिए, क्योंकि साथ में वो लड़ाई हम अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने अस्तित्व की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई के लिए हम लोगों को साथ सहयोग करना होगा। तो जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए जो ये 365 दिन की यात्रा चल रही है, ये 365 दिन की यात्रा ब्राह्मणों के या पूंजीपतियों के सहयोग से नहीं चल रही है, ये यात्रा पूरे हम लोग समाज के सहयोग से चला रहे हैं। इसलिए साथियों आप लोगों को निवेदन करता हूँ, जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए 100, 200, 500, 1000, 2000 साथ को सहयोग करना चाहते हैं, साथी जल्दी जल्दी आते रहेंगे, ताकि इसके बाद हम लोग साथ को सुन सके। तो जो भी साथी साहब को निधि देना चाहते हैं, वो साथ को आकर निधि भेंट करिए। जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए निधि देना चाहते हैं, वो लोग निधि दे करके एक साइड से निकलते रहो। तो साथियों आप लोग ये जन आंदोलन निर्माण निधि आप लोगों को भेंट करनी चाहिए। तो जो भी साथी करना चाहते हो, आकर के साथ को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। तो साथियों आप लोगों को ये निवेदन कर रहा है कि जो भी आप लोग सहयोग करना चाहते हैं, ताकि ये यात्रा हम लोग 365 दिन तक लगातार चलाए, इसके लिए आप लोगों को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करनी है। तो साथियों जो लोग करना चाहते हैं जल्दी जल्दी आ जाए और साथ को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। उसके बाद हम लोग साथ को सुनेंगे। जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए अपने जन आंदोलन निर्माण निधि 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 जो भी सहयोग करना चाहते हो, वो आकर के साथ को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते रहो। जो भी साथी करना चाह रहे हो वो आते रहो। साथियों आप लोग हमारी माताएं बहनें भी आ सकते, जो भी आपके पास अगर 10 रुपए भी देना चाहते तो आ सकते हैं, क्योंकि साथियों ये आंदोलन हम लोग अपने समाज का 10 रुपए लेकर चलाएंगे, लेकिन पूंजीपतियों का हजारों करोड़ रुपए मुझे नहीं चाहिए, हमें इस आंदोलन के लिए नहीं चाहिए। इसलिए साथियों आप लोगों को निवेदन करता हूँ, जो भी साथी साथ को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, वो आकर के साथ ये व्यक्तिगत तौर पर जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। साथियों आप लोगों के पास जो एक वोट का अधिकार है, इस एक वोट का अधिकार साथियों केवल राजा चुनने के लिए नहीं, बल्कि राजा बनने का अधिकार दिया गया। तो साथियों ये अधिकार, ये मौलिक अधिकार बचाए जाने को लेकर आप लोगों को इस आंदोलन के लिए साथ सहयोग करना है। तो जो भी साथी आना चाहते हो बारी बारी से आकर साथ जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते रहे, निकलते रहे। साथी जल्दी आप लोग जल्दी जल्दी ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें और साथियों ताकि हम लोग साथ को फिर सुन सके। आप लोग सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करते रहो। सभी साथी बारी बारी से जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करने के बाद अपना स्थान ग्रहण करते रहो। साथियों आप लोग जो साथी देना चाहते हो आकर के साथ ये व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। जो भी साथी देना चाह रहे हैं, ये आंदोलन हम लोग 365 दिन तक ये यात्रा लगातार जो कन्याकुमारी से चल रही है कश्मीर तक जाएगी, तो ये कश्मीर तक पहुंचे, इसके लिए आप लोगों को इस आंदोलन को चलाने के लिए
जन आंदोलन निर्माण में भी भेंट करनी चाहिए। तो जो भी साथी आना चाहते हो आकर के साथ व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण में भी भेंट कर सकते हैं, जो भी साथी करना चाहते हैं। इसके बाद मैं साथियों अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो देना चाह रहे हैं अब इसके बाद साथियों मैं अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निवेदन करता हूँ, आप आए और अपना अध्यक्षीय प्रबोधन रखे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जो भी साथी साहब को निधि देना चाहते हो वो दे लो। इसके बाद साथियों हम लोग साहब को सुनेंगे। जो भी साथी साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहते हैं वो आकर के इस आंदोलन को चलाने के लिए निधि दे सकते हैं। जो भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहते हो आ जाए। जो भी साथी इस आंदोलन को लगातार हम लोग 365 दिन चलाए इसके लिए निधि देना चाह रहे हैं, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निवेदन करता है आप आए। और जो साथी देना चाहेंगे वो लोग बाद में आप सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग उधर उधर जो खड़े सभी लोग परिवर्तन यात्रा निकलने वाली परिवर्तन 21 फरवरी 2023 से शुरू हुई है और 21 फरवरी 2024 तक लगातार साल भर जो परिवर्तन यात्रा में 5 वर्ष में 180 दिन चलाएगी। ये 365 लगभग राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व करता है के द्वारा 3,500 में से 6,000 पेंशन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जागरण महाजागरण परिवर्तन यात्रा इससे पहले किसी संगठन के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर आप लोगों ने इससे पहले राहुल यात्रा यात्रा 6,000 पेंशन ये बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम जो हम लोग इसलिए कर पाए अपना साथ नहीं सकते ये बात बात साथ में संगठन शक्ति के बल पर ही आज हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम को करने में हमारे पास मगर लोग दे रहे
ट्रेडिशनल मीडिया है जिसमें मोरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, राजा महाराज, पाजा महाराज एंड एनी अदर महाराज एंड बचा कुचा महाराज, बहुत लंबे नाम है। इतने नाम लेने के लिए जरा समय बर्बाद करने का क्या मतलब है। तो बचा कुचा महाराज जो शब्द है उसमें सारा कवर हो जाता है। तो तीसरा मीडिया है। चौथा मीडिया है होकल मीडिया, जो मैं बोल रहा हूं। तो इस तरह से इतना सारा मीडिया है, मगर किसी मीडिया ने इस खबर को जनता तक पहुंचाने का काम नहीं किया। और अगर किया होता तो फिर मुझे ये कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमारे लोगों को पता नहीं है, लोकतंत्र 4 पिलर से बना हुआ है सारी दुनिया में। विधायिका जहां कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका जो बने हुए कानूनों पर अमल करने का काम करती है, न्यायपालिका विवाद पर फैसला देती है, और मीडिया
जो जनता को अवगत कराने का, जागृत कराने का और उसके आधार पर विरोध में या समर्थन में जनमत बनाने का काम करती है। ये 4 पिलर सिस्टम है डेमोक्रेसी का। जो मीडिया चलाने वाले लोग हैं देश में, वो कोई इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेकर अखबार नहीं निकालते, चैनल शुरू नहीं करते। जैसे अगर आपको साबुन बनानी है तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेकर आप साबुन बनाने का धंधा शुरू कर सकते हो, मगर अखबार चलाना या मीडिया चलाना ये कोई इंडस्ट्री चलाने का मामला नहीं है। ये हमारे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, हमारे पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है, हमारे वकीलों को पता नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका एक सब्जेक्ट होता है, जो वकील पढ़ता है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सब्जेक्ट होता है, उसको पता नहीं है। ये जो मीडिया है वो आर्टिकल 19 के तहत जो संविधान का फंडामेंटल राइट है, उसमें आर्टिकल 19 एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी का जो मौलिक अधिकार है, केवल संवैधानिक अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट केवल संवैधानिक अधिकार नहीं होते हैं, बल्कि फंडामेंटल राइट जो है ये विशेषाधिकार है, मानव अधिकार है। और ये जो अधिकार है इसके तहत ये मीडिया सारे दुनिया में चलाया जाता है, मौलिक अधिकार के तहत। तो ये इंडस्ट्रियल लाइसेंस के तहत चलाया जाने वाला धंधा नहीं है, जैसे साबुन का धंधा लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग मीडिया चलाते हैं उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो जनता को जानकारी दे। देश के मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ जो फैसला है उसे ब्लैकआउट किया। मेरी और तुम्हारी आवाज ब्लैकआउट करने का काम नहीं किया। वो मेरा तो वामन मेश्राम की तो खबर छपते ही नहीं है, वामन मेश्राम की तो खबर दिखाते ही नहीं है। और मैं कोई हथियार लो, लड़ो, मारो, काटो ऐसा कहता ही नहीं, बल्कि ऐसा कहने वाले का विरोध करता हूं। मगर जो बात मैं कहता हूं वो कोई भी नहीं कहता, संविधान के दायरे में रहकर ही कहता हूं, नहीं तो मेरे खिलाफ सारे देश भर में एफआईआर हो गया होता। तो संविधान के दायरे में रहकर ही करता हूं। तो आर्टिकल 19 के तहत ये मौलिक अधिकार है और मुझे भी है, मीडिया वालों को भी है। तो मीडिया वालों को सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला कि ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला करके चुनाव हो रहा है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा नहीं हो रहा है, घोटाला करके चुनाव हो रहा है, ऐसा कोई बाराबंकी की तहसील के कोर्ट ने नहीं कहा। ये देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के द्वारा जो अदालत बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ी और सबसे आखिरी अदालत है, तालुका की जो अदालत है उसका फैसला जिला कोर्ट में बदल सकता है, मगर सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, इसलिए ये ना बदलने वाला फैसला है। इसलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला है, संवैधानिक अदालत के द्वारा दिया हुआ फैसला है, तो भारत के मीडिया वालों को इस खबर को फ्रंट पेज पर छापना चाहिए था
इस पर एडिटोरियल लिखना चाहिए था, इस पर लोगों के, एक्सपर्ट्स लोगों के ओपिनियन लेना चाहिए था और 2-3 दिन तक सारे देश भर में इस पर लोगों को जगाने का काम करना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे कार्यक्रम करने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे इस विषय पर कार्यक्रम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मीडिया ने जिसे आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट के तहत अधिकार मिला, ये साबन बनाने जैसा धंधा नहीं है, ये लोकतंत्र का चौथा पिलर है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके बावजूद भी मीडिया ने इस खबर को ब्लैकआउट किया, लोगों को बताया नहीं, हाइड किया, छुपाने का काम किया। इस वजह से हाईलाइट करने के लिए, सारे देश के लोगों को जगाने के लिए, सारे देश के लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए मुझे इतना लंबा 365 दिन का अभियान चलाना पड़ रहा है। इसलिए ये कार्यक्रम आपके बाराबंकी में करने के लिए आया हूं। ईवीएम मशीन केवल वोटों की चोरी करने का काम नहीं कर रही है। जिसको चुनकर जाना चाहिए वो चुनकर नहीं जाता, जो चुनकर नहीं जाना चाहिए वह चुनकर जाता है। तो लोकतंत्र की हत्या करने वाली मशीन है, ये छोटा मामला नहीं है। आप जिसकी सरकार दिल्ली में बनाना चाहते हो उसकी बनती नहीं है, जिसकी नहीं बनाना चाहते हो उसकी बन। कहां है लोकतंत्र? कहां रह गया लोकतंत्र? इतना बड़ा मामला है जिस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और जिस मुद्दे पर हम लोग जागरण कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, वो प्राइम सब्जेक्ट है, पहले नंबर का। ये बात हमारे लोगों को पहले समझना होगा। और अगर ये इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देती, फालतू विषय करके। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग किया, जजमेंट दिया, लोकतंत्र को बचाने का काम किया, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके बावजूद भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं ईवीएम में कोई घोटाला नहीं होता है। नहीं, ये वामन मिश्रा पागल आदमी भाई, वो पगला गया है, वो पागल आदमी है। क्योंकि मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र रही होगी तब से वो इसलिए कह रहा है। नहीं तो जहां बीजेपी की सरकार है वहां कांग्रेस वाले चुनकर कैसे आते हैं? जहां कांग्रेस वाली सरकार है वहां बीजेपी वाले चुनकर कैसे आते हैं? ऐसा कहते हैं। ऐसा कैसे होता है? फाल्स आर्गुमेंट जो ना, कुछ आर्गुमेंट ऐसे होते हैं जो फाल्स आर्गुमेंट होते हैं, देखने और सुनने को अच्छे लगते हैं। अरे हाँ बराबर। कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस के राज में बीजेपी आ रही, बीजेपी के राज में कांग्रेस आ रही है। हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट पार्टी है। जैसे कांग्रेस पार्टी है, जैसे बीजेपी पार्टी है, वैसे सुप्रीम कोर्ट पार्टी है। नहीं, चुनाव हारने के बाद में हारने वाले लोग ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। तो चुनाव सुप्रीम कोर्ट हार गया, चुनाव ठिकरा फोड़ रहा है 31 राज्यों में। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? 674 जिलों में ईवीएम मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट राष्ट्रीय स्तर के जो नहीं कर सकती, तो दूसरी श्रेणी के नेतृत्व करता है, इसलिए उनके ईवीएम द्वारा मशीन जो ऐसा करती है, ऐसा ठिकरा फोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। 6000 पैसे समझ में निकाले आया? गए। कुछ आर्गुमेंट फाल्स आर्गुमेंट होते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट पार्टी नहीं है। जन जागरण महाजागरण कांग्रेस के विरोध में बीजेपी के विरोध में कांग्रेस इससे चुन कर आ रही पहले किसी है। संगठन इस के आर्गुमेंट के आधार इतने बड़े पर पैमाने मशीन पर निर्दोष साबित नहीं की जा सकती, नहीं निकाली गई, क्योंकि कांग्रेस ईवीएम की छानबीन नहीं कर रही, बीजेपी ईवीएम की छानबीन नहीं कर रही है। छानबीन तो सुप्रीम कोर्ट ने किया ना। छानबीन जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद फैसला दिया। तो ये बात आपको लोग कह सकते हैं और आप लोगों को हाँ यार बराबर है, बीजेपी का राज है, कांग्रेस वाले चुन कर आ रहे, कांग्रेस का राज है, बीजेपी वाले चुन कर आ रहे। तो आपको आगे क्या कहना है, आपके पास जानकारी ही नहीं तो आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते। मेरे साथ कोई आता नहीं है, मेरे को टीवी पर कोई बुलाता ही नहीं है। अगर 4 दिन पंडित जी को टट्टी लग गई तो उसकी नेशनल खबर बन जाती है कि पंडित जी को 4 दिन लगातार टट्टी लग गई, ये खबर आ जाती है। तो पंडित जी है, पंडित जी को टट्टी लगना बोले तो एक बड़ा नेशनल इशू है कि पंडित जी को टट्टी नहीं लगनी चाहिए, और खबर देने वाला भी पंडित है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। और कुछ लोग इसके बावजूद भी ऐसा कहते हैं कि नहीं, ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई घोटाला नहीं होता है। ऐसा कहने वाले लोग गधे की औलाद है, ऐसा कहने वाले लोग गधे की औलाद है। तो मुझे टेलीफोन आया मेरे दोस्त का, एक गधे की औलाद सुनने को अच्छा नहीं लगा। अब किसी और का आता तो मैं सोचता भी नहीं, मेरे दोस्त का आया ये अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ठीक है, सुधार लेता है, सुधार लेता है। तो मैंने कहा एक छोटा सा सवाल है कि ऐसा यहां से एक गधा जा रहा है, अब बताओ क्या कहोगे? ये गधा जा रहा है, हाँ क्या कहोगे बताओ? कहा कि गधा जा रहा है, यही कहोगे ना? हाँ। कि जो गधा जा रहा है कहोगे पंडित जा रहा है, कहोगे ये जो गधा है उसको गधा जा रहा है यही कहोगे, ये कहोगे तो पंडित जा रहा है। और अगर किसी ने कहा कि नहीं 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 गधा नहीं जा रहा है पंडित जा रहा है, तो तीसरा आदमी जो है वो क्या कहेगा? ओरिजिनल जो गधा है वो गधा नहीं है, ये जो गधे को पंडित कह रहा है यही साला सबसे पहले नंबर का गधा ये है। हाँ, अब समझ में आ रहा होगा कि मैं गधे की औलाद क्यों कह रहा हूं। बगैर सोचे समझे मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करता भाई, बगैर विचार करके बोलता नहीं हूं, तौल नाप करके बोलता हूं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता 2004-2009 में। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा बाद में, तो छोटा मोटा आदमी नहीं है। जब जनता पार्टी के इमरजेंसी के दौरान देश में विवाद खड़ा हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को कहा कि वो छोड़ छाड़ के आ जा। वो प्रोफेसर था, छोटा मोटा आदमी नहीं था। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2004-2009 के चुनाव का ईवीएम का डाटा कलेक्ट किया
और डाटा कलेक्ट करने के बाद वो डाटा लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। उस डाटा की समीक्षा की, छानबीन की सुप्रीम कोर्ट ने, और छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। कांग्रेस वाले छानबीन कर रहे, न बीजेपी वाले छानबीन कर रहे। कांग्रेस वाले के पास वैधानिक रूप से ईवीएम का डाटा छानबीन करने का अधिकार नहीं है। बीजेपी के पास ईवीएम का डाटा छानबीन करने का अधिकार नहीं है। अगर बीजेपी ने चुनाव आयोग को कहा कि हमें ईवीएम का डाटा छानबीन करना है तो वो एक मशीन नहीं दिखाते। जब सबसे पहले ये मशीन लगाना था तो हैदराबाद का वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हरिप्रसाद एक्सपर्ट था, उसको चुनाव आयोग ने बुलाया दिल्ली और बुलाकर कहा इस मशीन को हैक करके दिखाओ। तो उसने मशीन खोला, सब पत्रकारों के सामने वीडियो है हमारे पास में। भाई इसमें जितनी भी बातें कहूंगा सारी की सारी सबूतों के बारे। वीडियो बन रहा है और वीडियो बनने के बाद उसने जब मशीन खोली, ईवीएम मशीन, तो खोलने के बाद उसने कहा कि मैं सोचता था कि इसको हैक करने के लिए 1 हफ्ते का समय लगेगा, मगर मैं 3 घंटे में ही इसे हैक करके दिखाता। जैसे ही इंजीनियर हरिप्रसाद ने ऐसा कहा, इमीडिएट चुनाव आयोग ने उसको वहां से हटा दिया और उसके बाद चुनाव आयोग ने उसको पुलिस को हैंडओवर कर दिया, उसको जेल में भेज दिया। ईमानदार थे ना चुनाव आयोग के लोग, उसको खुला छोड़ना चाहिए था ना। केवल हरिप्रसाद को नहीं, दूसरे लोगों के लिए भी खुला छोड़ना चाहिए ईवीएम मशीन, तभी मानी जाएगी कि ईवीएम मशीन पारदर्शी है। चोर को डर होता है, चुनाव आयोग ने उसको जेल में भेज दिया और वो ईवीएम मशीन चुनाव में लगाई गई 2004-2009 में। उसका डाटा लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उसकी समीक्षा करने के बाद, छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले को रोकने के लिए दूसरा निर्णय दिया। उसी निर्णय में 8 अक्टूबर 2013 को कि इस घोटाले को रोकना होगा, रोकने के लिए चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा तो ये घोटाला रोका जाएगा। अब देखो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब से लेकर अब तक आप लोग 3 तरीके से वोट डालते हो। तो मैं 3 तरीके से जो वोट डाला जाता है उसी के आधार पर आपके सामने प्रूव कर देता हूं कि कैसे वोट डाला होता है। सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को चुनाव हुआ, 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, तो बैलेट पेपर होता था। जब आप बूथ पर जाते थे तो चुनाव आयोग के कर्मचारी वोटर्स को बैलेट पेपर देते थे। बैलेट पेपर देने के बाद वोटर क्या करता था? कैंडिडेट को नहीं देखता था, ए साइड में, फिर ए साइड में देखता था। चुनाव निशान क्या है? गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं। आप लोग जानते हैं ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं। मैं भी जानता हूं ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं। फिर मैं क्यों उच्चारण कर रहा हूं? क्योंकि आपको समझाकर, उदाहरण देकर बात समझाना होगा, इसलिए कोई न कोई एग्जाम्पल देना होगा। तो गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, ये चुनाव निशान एग्जाम्पल के लिए। तो वोटर सोचता था किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए।
ऐसा 1952 का वोटर सोचता था, और सोचने के बाद में क्या करता था, मोहर देखता था। अरे शाही नहीं है, देखता अरे शाही नहीं है। फिर पैड होता था इंक का, तो इंक पैड को वो मोहर जो होती थी, हाँ शाही लग गया है। फिर देखता था अच्छा कुत्ता कहाँ है, सबसे नीचे है, फिर वो यहाँ ऐसा लगाता था, हाँ बराबर लग गया है, जहां मैं लगाना चाहता था वो ही बराबर लग गया है। ऐसा गारंटी करने के बाद फिर वो फोल्ड करता था, ऐसा फोल्ड करता था। अरे बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा करना होगा, फिर छोटा करता था, फिर छोटा करता था, और छोटा करने के बाद बैलेट बॉक्स में डाल देता था। डालने के बाद निश्चिंत होकर घर में जाता था कि मैंने आज जिस कुत्ते को वोट दिया है, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। निश्चिंत होकर वो अपने घर में चला जाता था और खातरी उसको होती थी। अब ईवीएम आ गया। अब आप पहला हो गया तरीका, दूसरा ईवीएम आ गया, आपने बटन दबाया, ईवीएम पर आपने बटन दबाया। दूसरा तरीका, ईवीएम पर आपने बटन दबाया, मान लो कमल का फूल है, साइकिल है, हाथी है, पंजा है, जिस किसी पर भी आपने बटन दबाया, दिखाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया। 2004, 2009 के ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं देता था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में लिखा, ईवीएम मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। क्योंकि मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र रही होगी, तब से ये काम के चुनाव में लगभग 48 साल हो गए। आंखों से दिखाई नहीं दी। 66 साल की है। बैलेट पेपर पर 48 साल आंखों से देखकर इतना बड़ा तसल्ली विशाल करवाकर वोट करते थे। ईवीएम उस मशीन में संगठन शक्ति आंखों से के बल वोट पर दिखाई ही नहीं दिया 2004-2009 में। आज हम लोग इतना जब दिखाई नहीं दिया तो वोटर को लगा साला मेरा वोट इधर उधर तो नहीं गिर गया। वो देखा इधर उधर तो नहीं गिर गया। तो चुनाव आयोग के कर्मचारी ने देखा, आया और कर्मचारी ने उसको कहा वोटर को हो गया है, उसका एक्शन वोटर का। वो कहता है हो गया है। अच्छा हो गया है? हाँ हो गया है। किधर से है? इधर से। इधर जाओ 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 इधर जाओ। भगा दिया। पता नहीं साला यार रहेगा तो हंगामा खड़ा कर सकता है। कुछ वोटर तो हंगामा करते ही। भगा दिया। हो गया? अब ईवीएम मशीन में 2004 में 2009 में वोट डालने के बाद दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वो मशीन पारदर्शी नहीं थी, ट्रांसपेरेंट नहीं थी। ईवीएम मशीन में आपका वोट चला गया। ध्यान रखो, बहुत फंडामेंटल बात है, कोई बताने वाला नहीं मेरे अलावा। आपका वोट गया अंदर ईवीएम मशीन में। ईवीएम मशीन में आपका वोट गया और ईवीएम मशीन के रिकॉर्ड में जमा हो गया। उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। बैलेट पेपर में फिजिकल रिकॉर्ड होता है। फिजिकल रिकॉर्ड आंखों से दिख रहा है, वेट है, साइज है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता। ध्यान रखो, बहुत फंडामेंटल बात है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आपका वोट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। चलो करके दिखाता हूं।
ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें नारायण, राम नारायण वाराणसी के एयरपोर्ट पर या लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठे हैं और वो राम प्रसाद को दिल्ली में मैसेज दे रहे हैं, राम प्रसाद जी मैं लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठा हूं और पहली बार दिल्ली जा रहा हूं, थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट उड़ जाएगी, मैं दिल्ली नहीं जानता हूं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप दिल्ली के एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 में आइए और वहां रिसीव करके मुझे ले जाइए, मैं आपका आभारी रहूंगा। ये मैसेज टाइप किया, मैसेज टाइप करके राम नारायण ने राम प्रसाद को भेज दिया, राम प्रसाद को मैसेज मिल गया, हो गया, ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगर 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000 किलोमीटर अगर ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर होगा। चांद पर करना है, अब बहुत लाख वाला होगा। आप लोगों ने कभी कभी खबर सुना होगा कि इसरो ने वहां जो भेजा है यान, उसमें थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, तो बॉम्बे के इसरो में बैठकर इंजीनियरों ने सुधार कर लिया है? ऐसी खबर आप लोगों ने कभी देखी होगी, सुनी होगी कि बॉम्बे में बैठे बैठे वो जो यान है उसमें सुधार गड़बड़ हो गया था, सुधार कर लिया और सुधार हो भी गया, ये भी खबर है। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो सुधार करने का मैसेज उधर जा रहा था वो हो रहा था। और कई लाख किलोमीटर लंदन में भी अगर है मैसेज जा रहा है, न्यूयॉर्क में जा रहा है, सारे दुनिया में जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है और ट्रांसफर हो रहा है। अब ईवीएम मशीन कितनी है? 1.5 फुट की होगी या 2 फीट की होगी, 1.5-2 फुट की होगी इतनी। अब वो जो वोट है जो ईवीएम मशीन के अंदर है उसको वहीं के वहीं ट्रांसफर होना है। कितना 1000 किलोमीटर जाना होगा? अरे उधर के उधर ही। अरे कुछ समझ में आ रहा? और आपको वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिख नहीं रहा है तो ट्रांसफर होते हुए कैसे दिखेगा? राम नारायण का वोट राम प्रसाद के नाम पर ट्रांसफर हो रहा है। जब राम नारायण का वोट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में दिख नहीं रहा है तो ट्रांसफर होते हुए कैसे दिखेगा? अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक आदमी के नाम का रिकॉर्ड दूसरे नाम पर ट्रांसफर हो रहा है। बाहर देखने वालों को कुछ भी पता चल नहीं रहा है। आ रहा? कुछ समझ में आ रहा? ज्यादा समझने की कोशिश मत करना, टेंशन हो जाएगा। मैं ही बर्दाश्त कर सकता हूं, नहीं तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा काम का, आप लोग परेशान हो जाओगे। टेक्निकल मामला है बहुत ज्यादा। तीसरा तरीके का वोट। अब पेपर ट्रेल आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पेपर ट्रेल का। अब आप वोट डालने के लिए गए 14 में, 4 और 9 का हो गया, उसके बाद 14 को आया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 8 अक्टूबर 2013 को आया। 13 को पेपर ट्रेल लगाया। पेपर ट्रेल लगाने के बाद 2014 में पेपर ट्रेल मशीन आया। आप पेपर ट्रेल मशीन में वोट डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया, आपको आंखों से दिखाई दिया। 2004 में दिखाई नहीं दिया, 2009 में दिखाई नहीं दिया, 2014 में आपने पंजे को दिया, हाथी को दिया, कमल के फूल को दिया, साइकिल को दिया, दिखाई दिया। क्योंकि पेपर ट्रेल आ गया।
पेपर ट्रेल कैसा काम करता है? आपने बटन दबाया, बटन दबाने के बाद कागज का वोट पेपर ट्रेल से बाहर आए, इसलिए मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। ध्यान रखना, मशीन का नाम, मशीन इलेक्ट्रॉनिक है मगर नाम क्या है मशीन का? पेपर ट्रेल। पेपर वोट होगा तो पेपर वोट बाहर आ गया। 7 सेकंड रुका, 7 सेकंड रुकने के बाद आपने देखा निशान लग गया है, आपको दिखाई दिया। 7 सेकंड के बाद वो कट कर कागज का टुकड़ा, बैलेट पेपर का टुकड़ा बैलेट बॉक्स में गिर गया। एक वोटर है, 2 रिकॉर्ड। ऐसा कभी दुनिया में हुआ ही नहीं। एक वोटर रिकॉर्ड को, एक ईवीएम मशीन का रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पेपर ट्रेल का रिकॉर्ड, फिजिकल रिकॉर्ड। एक वोटर का 2 जगह रिकॉर्ड हुआ, एक वोटर का 2 जगह रिकॉर्ड हुआ, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एक कागज का रिकॉर्ड हुआ, बैलेट बॉक्स में गिर के टुकड़ा गिर गया। हो गया। अब गिनती शुरू हुई। राम नारायण, गिनती ईवीएम की होती है। देखो और एक बात है, ये बदमाश लोग कानून कैसे बनाते हैं, गिनती पेपर ट्रेल की नहीं करवाते हैं। कानून जैसा बनाओगे वैसा बनता है। अगर उन्होंने कानून बनाया होता कि पहले पेपर ट्रेल की गिनती करेंगे उसके बाद ईवीएम की करेंगे, ऐसा भी कानून बनाया जा सकता है। मगर उन्होंने कानून क्या बनाया? पहले ईवीएम की गिनती होगी। जो मशीन पारदर्शी नहीं है, जो घोटाला करती है। ईवीएम मशीन की गिनती हुई, राम नारायण चुनाव हार गए। राम नारायण चुनाव हार गए। राम नारायण ने कलेक्टर को कहा, जिलाधिकारी को कहा, नहीं मुझे ईवीएम का रिजल्ट मंजूर नहीं है, मुझे पेपर ट्रेल की गिनती चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को अपने निर्णय में कहा कि यदि कैंडिडेट को ईवीएम की गिनती मंजूर नहीं है तो वो पेपर ट्रेल की मांग कर सकता है और कलेक्टर को ये मंजूर करना होगा। और इस तरह से जब राम नारायण ने कलेक्टर को लिख कर दिया मुझे पेपर ट्रेल की गिनती चाहिए, कलेक्टर ने ऑर्डर दिया पेपर ट्रेल की गिनती करो। पेपर ट्रेल की गिनती हुई, राम नारायण चुनाव जीत गए। ईवीएम मशीन में राम नारायण चुनाव हार गए थे, पेपर ट्रेल में राम नारायण चुनाव जीत गए। ऐसे कैसे हो गया? ये कैसे हुआ, ये थोड़ा बताता। ये कैसे हुआ आप लोगों को, यही तो बात है। राम नारायण, राम प्रसाद, बैलेट पेपर, पेपर ट्रेल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ए राम नारायण को आपने स्टैंप लगाया, राम प्रसाद को स्टैंप लगाया, राम प्रसाद को आपने स्टैंप लगाया। राम प्रसाद का वोट राम नारायण में ट्रांसफर नहीं हो सकता, राम नारायण का वोट राम प्रसाद में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? फिजिकल एविडेंस अलग अलग है। इस पर राम नारायण का ठप्पा लगा है, इधर राम प्रसाद का ठप्पा लगा हुआ है, निशान लगा हुआ है। तो निशान लगा है, जब वेरिफिकेशन होगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए ट्रांसफर नहीं होता। ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं है। समझ में आ रहा? ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं है, इसलिए ट्रांसफर हो रहा है। पेपर ट्रेल में ठप्पे अलग अलग लगे हुए हैं, निशान अलग अलग लगे हुए हैं। एक साइकिल पर लगा हुआ है, एक पंजे पर लगा हुआ है। पंजे वाला साइकिल पर ट्रांसफर नहीं हो सकता, साइकिल वाला पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि कागज के टुकड़े हैं, फिजिकल एविडेंस है, इसलिए ट्रांसफर नहीं हो सकता। ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसलिए राम नारायण का वोट राम प्रसाद को ट्रांसफर नहीं हुआ। जब राम नारायण का वोट राम प्रसाद को ट्रांसफर नहीं हुआ, जो ईवीएम में हो गया था, इसलिए राम नारायण
पेपर में चुनाव जीत गए। ईवीएम मशीन ने राम नारायण का वोट राम प्रसाद को ट्रांसफर किया था, मगर पेपर टेल ने राम नारायण का वोट राम प्रसाद को ट्रांसफर नहीं किया, इसलिए राम नारायण चुनाव जीत गए। तो ये बात मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि ये बात फिजिकल एविडेंस की वजह से ये चोरी पकड़ी गई। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में घोटाला किया जा सकता है, इसलिए फिजिकल एविडेंस वाला सिस्टम डेवलप किया और उसका नाम रखा पेपर ट्रेल। तो नाम पर अभी आपको समझाने के लिए नाम देता हूं। ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली मशीन, पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ने वाली मशीन। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली है, इसलिए घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाया पेपर ट्रेल। क्यों लगाया? क्योंकि घोटाला करने वाले आदमी को पहले से मालूम होना चाहिए कि तुम ईवीएम में घोटाला करोगे तो पेपर ट्रेल में घोटाला पकड़ा जाएगा। जब घोटाला करने वालों को पहले दिन से मालूम होगा कि पेपर ट्रेल में घोटाला पकड़ा जाने वाला है तो करेगा ही नहीं, तो वो करेगा ही नहीं क्योंकि पेपर ट्रेल में घोटाला पकड़ा जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाया। अब देखो आगे क्या हुआ। चुनाव आयोग को पहले से मालूम था ईवीएम में घोटाला होता है। चुनाव आयोग को क्यों मालूम था? क्योंकि ईवीएम मशीन खरीदने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। जब चुनाव आयोग के पास ईवीएम मशीन खरीदने का अधिकार है तो चुनाव आयोग ने कंपनी वालों को बुलाया, कंपनी वाले आए, कंपनी वालों ने पूछा हाँ कौन सी मशीन बनानी है? ईवीएम मशीन बनानी है। फिर कंपनी वालों ने पूछा कैसे बनानी है? चुनाव आयोग ने कहा घोटाला करने वाली बनानी है। कंपनी वाले ने कहा जरा जोर से बोलो, नहीं चोरी का मामला है, ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता, दीवार के भी काम होते हैं इसलिए ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता, ये चोरी का मामला है। अच्छा, तो चुनाव कंपनी ने कहा ज्यादा पैसा लगेगा। कहा कि सुना नहीं, क्या कह रहे हैं? ये 2 नंबर का मामला है इसलिए मैं भी ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता। जब तुम्हारी मशीन 2 नंबर की है, घोटाला करने वाली है, तो कीमत ज्यादा लगेगी क्योंकि घोटाला करने वाली टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। साले ईमानदार टेक्नोलॉजी को पैसा कम लगता है, घोटाला करने वालों को ज्यादा लगेगा तो ज्यादा पैसा लगेगा। हाँ मैं सस्ती मशीन आपको दे सकता हूं। कंपनी वालों ने कहा चुनाव आयोग को कि मैं आपको सस्ती मशीन देने के लिए तैयार हूं। चुनाव आयोग ने कहा कैसे? ईमानदार होगी। ईमानदार नहीं चाहिए, घोटाला करने वाली चाहिए। चुनाव आयोग के जेब से थोड़ी पैसा देता है, वो तो पब्लिक का टैक्स है, भारत सरकार के अकाउंट में जमा होता है, वो टैक्स के पैसे से ईवीएम मशीन खरीदा जाता है। इसलिए चुनाव आयोग को अपने जेब से थोड़ी पैसा देना पड़ता है, वो तो जनता के टैक्स से बनता है। और साधारण से साधारण आदमी भी टैक्स देता है। गरीब आदमी को कभी कभी सब्जी खाने को अगर पैसा ना मिले तो वो नमक के साथ रोटी खाता है। डॉक्टरों ने टाटा बिरला अंबानी को कहा, टाटा बिरला अंबानी को कहा नमक कम खाना।
टाटा बिरला अंबानी ने डॉक्टर को गुस्सा होते हुए कहा, गरीब समझ रखा है हमको। टाटा बिरला अंबानी ने डॉक्टर गरीब समझ रखा। डॉक्टर ने ये नमक कम ज्यादा खाने का मामला गरीबी से नहीं है, तो ब्लड प्रेशर से है। अगर ज्यादा नमक खाओगे तो ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, ज्यादा नमक खाने से ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, गरीब लोग ज्यादा नमक खाते हैं, जब सब्जी नहीं होती है तो नमक के साथ रोटी खाते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? टाटा बिरला अंबानी ने डॉक्टर को पूछा, ये गरीब का ज्यादा नमक खाने के बाद भी ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? डॉक्टर कहता है टाटा बिरला अंबानी को, ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, साला ब्लड ही नहीं होगा प्रेशर कहां से होगा? गरीब के शरीर में साला ब्लड खा लिया, कोई पूरा नहीं मिलता तो ब्लड कहां से होगा? आपको मालूम है, मैं देहाती आदमी हूं, गरीब आदमी जो है ना, ये शरीर के ऊपर उसकी नसें जो है दिखाई देती है। एक चर्बी होती है, एक मांस होता है, चमड़ी होता है, इतना सारा। एक होता है चर्बी, एक होता है मांस, एक होता है चमड़ी, ये तीन चीजें होती है। और गरीब के शरीर पर चमड़ी रहती, मांस भी नहीं रहता, चर्बी भी नहीं रहती, तो वो जो नस है एकदम ऊपर दिखाई देती है। मैं देहाती आदमी हूं इसलिए देख ली बात आपको बता रहा। तो साथियों, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, बातें समझा रहा हूं कि पैसे की चुनाव आयोग ने कहा है हमें पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पैसा तो जनता के टैक्स से मिल जाता है। इसलिए जैसी मशीन हम चाहते वैसे बना के दो। तो चुनाव आयोग को पहले से मालूम है ईवीएम में घोटाला होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी मशीन बनवाई। जब तक मशीन बनवाई नहीं जाएगी वैसे मशीन अपने आप थोड़ी बनेगी। तो चुनाव आयोग को पहले से मालूम है कि ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली है, इसलिए चुनाव आयोग ने क्या किया, जो पेपर ट्रेल मशीन है, घोटाला पकड़ने वाली मशीन है, वो कितनी लगाया? 0.33%। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कितना लगाया? 0.33, मतलब आधा % भी नहीं लगाया। 99.67% नहीं लगाया। इसका मतलब है घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगभग नहीं लगाया। क्यों? पकड़ने का खतरा है चुनाव आयोग, इसलिए चुनाव आयोग ने 99.67% नहीं लगाया। 2014 में नहीं लगाया, 2015 में नहीं लगाया, 2016 में नहीं लगाया। जब नहीं लगाया तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट गया, मैं केस लेकर गया सुप्रीम कोर्ट। जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी गए थे, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपने 8 अक्टूबर 2013 को घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया था, चुनाव आयोग लगा नहीं रहा है। मैंने सारा डाटा सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया, चुनाव आयोग का वकील आया, चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने कहा, जज साहब, ये जो वामन मेश्राम जो है ना, ये ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखता है, ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखता है, ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखता है। जज ने पूछा कैसे कैसे लिखता है, तो वकील ने चुनाव आयोग को कहा, पढ़ के सुनाओ। हाँ, सुना। तो चुनाव आयोग का वकील पढ़ के सुनाने लगा। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन, ईवीएम मशीन पर ये फैसला दिया, ऐसा कहने लगा चुनाव आयोग का वकील। तो चुनाव आयोग के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने रोका, रुको, अरे तुम वामन मेश्राम की चिट्ठी की बात कर रहे थे, ये तो हमारा जजमेंट पढ़ रहे हो तुम। ये 8 अक्टूबर 2013 को हमने निर्णय दिया, तुम बोल रहे हो वामन मेश्राम की चिट्ठी, तुम पढ़ रहे हो मेरा जजमेंट। कहा कि जज साहब, वो आपका जजमेंट लिखकर ही लिखता है। अच्छा, तो मेरा काम कर रहा है।
जो काम मुझे करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, वो काम वामन निजाम कर रहा है। रुको, जजमेंट उसने मेरे फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। 24 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 2019 में लोकसभा का चुनाव होगा। 100% चोरी पकड़ने वाली मशीन, पेपर टेल मशीन लगाने का आदेश दिया जाता है। अभी ताली बजाने का समय नहीं आया है, आप सुन लो पहले। तो आप लोगों को इसी वजह से चुनाव लगाते हो लोग कि बहुत जल्दी हमारे लोग खुश हो जाते हैं, इस वजह से समस्या है। मैंने केस तो जीत लिया। जीतने के बाद ये मामला चला गया लॉ मिनिस्ट्री, भारत सरकार, जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बना? 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। घोटाले का सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट लेकर गए तो नोटिस इशू हुई। सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस को मालूम हो गया, अरे हमारा घोटाला पकड़ा गया। जैसे ही कांग्रेस को मालूम हो गया हमारा घोटाला पकड़ा गया, कांग्रेस ने सुषमा स्वराज, अरुण जेटली को संपर्क किया और कहा कि अडवाणी जी, सारे देश भर में ईवीएम में बीजेपी ने घोटाला किया, ऐसी रथ यात्रा निकालकर सारे देश को जगाने वाले हैं, देश जल जाएगा, रोको रोको, देश जल जाएगा। आपने इसी तरह से अडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी तो देश जल गया था, अभी करेंगे और जलेगा। सुषमा स्वराज जीवित थी, अरुण जेटली जीवित थे। उन्होंने कहा कि अडवाणी जी बड़े के नेता है, हमारी औकात नहीं है कि उनको रोका जाए, ये हमारे बस की बात नहीं है। कांग्रेस ने सोचा अडवाणी को कौन रोक सकता है, तो कांग्रेस को समझ में आया कि एक ही शक्ति है जो अडवाणी को रोक सकता है, क्योंकि अडवाणी छोटे मोटे नेता नहीं है। अडवाणी को रोकने की ताकत केवल आरएसएस के पास है। कांग्रेस वाले आरएसएस के पास गए और आरएसएस को कहने लगे देश जल जाएगा, अडवाणी जी रथ यात्रा निकालने वाले हैं, उससे देश जल जाएगा, देश खतरे में पड़ेगा। आरएसएस ने कहा नहीं, खतरे में पड़ने नहीं दिया जाएगा। हमारा क्या फायदा होगा? आरएसएस ने कांग्रेस को पूछा, ठीक है अडवाणी को रोक लगाते, हमारा क्या फायदा होगा? कांग्रेस ने कहा देश बचेगा, यही ना फायदा है। अच्छा, ये जो राष्ट्रवाद है हमारा आरएसएस वाला, ये एससी एसटी ओबीसी को गधा बनाने का कार्यक्रम ना हमने बनाया हुआ है। ये एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जो गधा बनाना है हमको, तो इन लोगों को देशभक्ति बहुत पसंद आती है एससी एसटी ओबीसी को, तो इसलिए ना हमने राष्ट्रवाद का चोला पहन लिया। यही साला चोला हमारे ऊपर फेंक के मार रहे हो, ये बताओ हमको क्या फायदा होगा? अच्छा, इससे आप संतुष्ट नहीं होंगे? चलो ठीक है, 2014 का चुनाव हमने 2 बार घोटाला करके चुनाव जीता, तुम 2014 का चुनाव जीत लेना। सरकार हमारी है, चुनाव कमिश्नर हमने बनाया है, सारे देश की मशीनरी चुनाव कमिश्नर के अधीन है। 2014 का चुनाव तुमको जितवा देते हैं। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा आपने 2 बार घोटाला किया और हमें कई बार घोटाला करने की बात कह रहे हो, बराबरी की बात नहीं है। नहीं, हमने सोचा, कांग्रेस ने हमने सोचा अब राष्ट्रवादी लोग हैं, अब 2 बार घोटाला करने के लिए राजी हो जाएंगे, ऐसा हमको नहीं लगा। अब राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए हमने एक बार का प्रस्ताव दिया, नहीं बराबरी होनी चाहिए। आपने 2 बार घोटाला किया, हमको भी 2 बार का अवसर होना चाहिए। ओके ठीक है, हमको साला सारे देश भर में लोग 2 नंबरी कहते कांग्रेस को, आप भी 2 नंबरी हो गए, चलो ठीक बराबरी तो हो गई सारी, कम से कम साले हमको संतुष्टि हो जाएगी कांग्रेस को कि कांग्रेस वालों को 2 नंबरी बोलते हैं, आज से तुम भी 2 नंबरी हो गए हो। इस तरह से नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में
प्रधानमंत्री हो गए अटल बिहारी अडवाणी, दोनों मिलके कैंपेन चलाते थे तो भी आंकड़ा 186 से ज्यादा नहीं आगे बढ़ता था। रिकॉर्डेड बता रहा हूं, दोनों मिलके कैंपेन चलाते थे, 186 से ज्यादा सीटें कभी जितवा के नहीं लाई अटल बिहारी अडवाणी। अकेले नरेंद्र मोदी के साथ जब घोटाले का समझौता हुआ, 283 लोकसभा की सीटें 2014 के चुनाव में अकेले नरेंद्र मोदी ने चुनवा कर लाया। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए थी, 283 सीटें मिली, 11 सीटें ज्यादा मिली। नरेंद्र मोदी 2 बार चुनाव मरोड़ा से चुनकर आया, वाराणसी से भी चुनकर आया। रिकॉर्डेड बातें बोल रहे हैं, चुनाव आयोग के सारा डाटा के आधार पर बोल रहा हूं। और सरकार बनाई, अटल बिहारी अडवाणी दोनों मिलके 186 से ज्यादा सीटें कभी जितवा नहीं पाए थे। अकेले नरेंद्र मोदी ने 283 सीटें जितवाई। ईवीएम में घोटाला करवा के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, अरे वामन मेश्राम डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का नाम लेके बोलता है, साला वामन मेश्राम के खिलाफ में कोई एफआईआर नरेंद्र मोदी नहीं करता है, कोई पकड़ता नहीं है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। मेरे पास ऐसी 2-4 फाइल है और घोटाले के सबूत के है, इधर ही है। मोदी को भी मालूम है चोर बहुत होशियार होता है, सतर्क रहता है। मैं तो गुजरात, मुझे अरेस्ट नहीं कर, मैं खुद जाकर गुजरात में अरेस्ट करवाया, खुद गया। और जब गया तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आके मेरे साथ बैठ गया। अब कहने लगा कि आज तो आप हीरो हो गए। मैंने कहा गांधी जी जेल में जाते जाते हीरो हो गए थे तो आपको बुरा नहीं लगा था? मैं हीरो हो गया तो बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा। आपने अरेस्ट करवाया तो साला देश भर से टेलीफोन इतना आया, मेरा टेलीफोन चेकअप हो गया तो कौन आदमी है देखने के लिए आया। देश भर से साला टेलीफोन इतना कैसे आ रहा है। साथियों, तो जेल में जाने से बहुत लोगों को डर लगता है, हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि हम कोई चोरी करके थोड़ी जा रहे हैं, चोरी पकड़ के जा रहे हैं, तो लड़ाई तो लड़ेंगे। तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने एक घोटाला करके चुनाव जीता और प्रधानमंत्री हो गए 2014 में, और 2017 का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का। मैं छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, हमारे लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट क्या है ये भी मालूम नहीं है, जिनको मालूम है वो मैंने ही बताया। सुप्रीम कोर्ट मैंने बताया क्या होता है, वहां केस कैसे लड़ते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, सबूत कैसे ठोस रखे जाते हैं, वो मैंने ही बताया। तो आसान नहीं है छोटी लड़ाई। मैं कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं कि नाली में पानी नहीं आ रहा है, हमारे बस्ती में ट्यूबलाइट बल्ब का लाइट नहीं लग रहा है। हमारे लोगों की ये तो ही लड़ाई रहती है, ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं रहती, छोटी छोटी रहती है। हमारी लड़ाई लोकतंत्र में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व का, रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार होना चाहिए। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हासिल किया था, अंग्रेजों से लड़कर हासिल किया था, इसलिए गांधी ने आमरण अनशन किया था। और तब से मैं महात्मा गांधी को कभी महात्मा नहीं कहता। बहुत लोगों को बुरा लगता है ना ये वामन में शाम पहले महात्मा गांधी को महात्मा नहीं कहता, मैं ज्यादा से ज्यादा गांधी जी कहता, गांधी जी। लोगों को यह भी लगता है जी क्यों लगा रहे हैं, ये हमारे अधिकारों को छीनने वाला आदमी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट डॉक्टरेट का अधिकार हासिल किया, उसके विरोध में गांधी ने अनशन करके हमारा अधिकार छीना।
तो हमें तो मालूम है इतिहास में कौन से इश्यू हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार आज भी हमारा सबसे बड़ा मामला है। 131 मेंबर पार्लियामेंट्स SC ST के चुनकर जाते हैं और वो जॉइंट इलेक्टोरेट से चुनकर जाते हैं जिसके द्वारा दलाल और भड़ुए चुनकर जाते हैं। SC ST के MLA और MP दलाल और भड़ुए चुनकर जाते हैं। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्ल्ड गांधीयन कांग्रेस अनटचेबल नाम की किताब में लिख कर रखा। दलाल और भड़ुआ मेरा शब्द नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर का है। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो किताब का नाम बताता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ वर्ल्ड गांधीयन कांग्रेस अनटचेबल्स, पढ़ लो तो ये लिखा हुआ है। तो प्रतिनिधित्व का अधिकार खत्म किया, इस वजह से तो हम देश में समस्याग्रस्त है। हमारे पास हमारी आवाज उठाने वाला एक भी आदमी नहीं। ईवीएम मशीन ने परिस्थिति को और ज्यादा बिगाड़ दिया। अब केवल SC ST का मामला नहीं है, अब कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी ही आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस ईवीएम मशीन पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का खेल है। बाकी बहुसंख्याक लोग लाइन लगाकर वोट डालने के अधिकारी होंगे, उनको अपने वोट के अधिकार के आधार पर इस देश में राजा का अधिकार कभी भी नहीं मिलेगा। ये लड़ाई है, फालतू लड़ाई नहीं लड़ रहे हम, छोटी मोटी नहीं लड़ रहे, एकदम रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है जिसके माध्यम से हम इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। इसलिए साथियों, जब ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये निर्णय हुआ और ये निर्णय नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गया, नरेंद्र मोदी को बात समझ में आई 2019 का चुनाव जीत नहीं सकते। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से संपर्क किया और कहा 2019 के चुनाव में आप हमारी मदद करो। हमारा और आपका समझौता हुआ, 2 बार आपने घोटाला करके चुनाव जीता, 2 बार आपने वादा किया आपकी सरकार बनवाएंगे। कांग्रेस ने कहा क्या रुकावट है, ये प्रधानमंत्री कौन है, कहा मैं। सरकार किसकी, कि भाजपा की, हमारी सरकार है। चुनाव कमिश्नर किसने बनाया, कि हमने बनाया। देश की मशीनरी किसके नियंत्रण में, कि हमारे नियंत्रण में। फिर क्या दिक्कत है भाई, जो करना है करो, चुनाव जीत जाओ। नहीं 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 नहीं, वामन मेश्राम ने टांग अड़ाई है, वामन मेश्राम ने टांग अड़ाई है। ये टांग गांधी जी के टांग की तरह सिंगल हड्डी की टांग नहीं है, डबल हड्डी की टांग है। गांधी जी के पुतले देखा, लंबी लंबी टांगे होती है ना गांधी जी की, सिंगल हड्डी वाली। वामन मेश्राम की जो टांग है वो डबल हड्डी की टांग है। इतना आसान नहीं है कि उसको साइड कर दिया जाए। इसलिए इस 2019 के चुनाव में आपकी मदद लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील, जो 10 बड़े वकील है उसमें अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस का वकील, फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए। केस में लिखा मिलान कराया जाए, ईवीएम मशीन के 100% वोट और 50% मिलान कराया जाए पेपर ट्रेल से। ईवीएम मशीन 100%, पेपर ट्रेल के 50% मिलान कराया जाए। ये जो वामन मेश्राम का ऑर्डर है, इसके अनुसार 13 लाख से लेकर 20 लाख वोटर की गिनती करनी होगी। रिकाउंटिंग में समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। मेरे वकील ने कांग्रेस के बड़े वकील को कहा, वकील साहब, संविधान में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के अलावा जल्दी रिजल्ट लगाया जाए। हाँ, क्या लिखा है बताओ। बताओ लिखा है फ्री फेयर एंड
ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, जल्दी रिजल्ट लगाना चाहिए। हाँ, कहाँ है लिखा? दूसरी बात कहा कि वकील साहब, ये वामन मेश्राम का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और 100% रिकाउंटिंग का है, आप 50% की मांग कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है 50 ज्यादा होता है कि 100 ज्यादा होता है? 100 न ज्यादा होता है। ये 100 का फैसला 17 का है, तुम 19 को 50 की मांग कर रहे हो। अरे कुछ समझ में आ रहा है? अरे पहले से 100 का फैसला है तो 19 को तुम लोग 50 की मांग कर रहे हो। 100 का फैसला तो पहले से हुआ है, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा। संविधान में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ही महत्वपूर्ण है, ज्यादा समय नहीं महत्वपूर्ण है। फरवरी से चुनाव आयोग चुनाव घोषित करता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में रिजल्ट लगाता है, 3-3, 4-4 महीने लगाता है। अगर वामन मेश्राम के फैसले की वजह से 4 दिन ज्यादा लगता है तो पहले से 3 महीना 4 दिन लगा दो, पहले से घोषित करो ना। 3 महीना नहीं होगा, 3 महीना 4 दिन होगा, तो फिर डिले नहीं होगा। 3-3 महीने तुम चुनाव करवाते हो तो डिले नहीं होगा, 4 दिन ज्यादा लगेगा तो तुम कहते हो ज्यादा समय लग रहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, हमारे वकील की बात को नहीं सुना। क्यों? रंजन गोगोई पर एक औरत ने आरोप लगाया कि इसने मेरा विनय भंग किया। जस्टिस बोबड़े, जो आरएसएस का उसका दादा, जिसने वकील विंग की स्थापना की थी, उसका पोता सुप्रीम कोर्ट का दूसरे नंबर का जज था, शरद बोबड़े, मरेनाथपुर का। बाद में जस्टिस गोगोई के बाद शरद बोबड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। शरद बोबड़े के नेतृत्व में 7 जज का बेंच बैठा। 7 जज के बेंच ने फैसला दिया 8 अप्रैल 2019 को 50% की अभिषेक मनु संघवी की मांग है, 1% होगा, 50% नहीं होगा। कितना होगा मिलान? 1% होगा। 1% का फैसले ने क्या किया जानते हो? कानून की बात आपको कम समझ में आती इसलिए बता रहा। 2017 का फैसला 100% का, 2019 का फैसला 1% का, 1% का फैसला 19 का मेरे 17 के जजमेंट को नीचे दबाया। वकीलों को समझ में आता है। तो चुनाव आयोग कह सकता है नहीं, करंट जो निर्णय है उस पर अमल करूंगा, आपका निर्णय पुराना है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने करंट निर्णय दिया उस पर करेंगे। आपका 100% का सही हो सकता है, मगर अभी करंट निर्णय 1% का है, इसलिए 1% पर हम अमल करेंगे। तो आरएसएस ने, बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और कहा 1% है, चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, तो एक आदमी वोट डालने के लिए जाएगा, 10-10 बार करेगा। कैसे? एक आदमी वोट करने के लिए जाएगा, 10 बार साला बटन दबाएगा। उनका ही सारा खेल चल रहा है। आप लोग क्या बात करते हो भाई मेश्राम जी? कुछ भी बात, सबूत चाहिए, चलो लो सबूत लो। 2019 में सबूत रिजल्ट आ गया। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में 11 लाख लोगों ने वोट डाला। मशीन से वोट कितना निकला? 12,87,000। वोटर ने कितना वोट दिया? 11 लाख। मशीन से कितना निकला? 11,87,000। ज्यादा कितना निकला? नरेंद्र मोदी के चुनाव में 1,87,000। ऐसा
अब आया थोड़ा समझ में, हमारे लोगों को समझ में थोड़ा सा ट्यूबलाइट की तरह समझ में आता है। एक बल्ब होता है, साला बटन दबाते ही बल्ब जल जाता है, और ट्यूबलाइट कैसे जलता है मालूम? ट्यूबलाइट जरा देर से जलता है, बल्ब जो है बटन दबाते ही एकदम लाइट जलता है। हमारे लोगों का लाइट जो है दिमाग का, वो ट्यूबलाइट की तरह चलता है, सब देर से पता चलता है। यही बड़ी समस्या है, देर से जलने वाली जो समस्या है। इस वजह से वो सब कुछ कर लेते, उसके बाद पता, अबे कर लिया था, तुमको पता चलने का क्या मतलब है? घोटाला कर लिया, सब सफा कर लिया, साफ कर लिया, फिर पता चल गया। तो इस तरह से 1% के आधार पर 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 303 सीटों पर चुनाव जीता। काउंटिंग हुई सवेरे 8 बजे, बीजेपी आगे, 10 बजे बीजेपी आगे, 12 बजे बीजेपी आगे, 2 बजे बीजेपी आगे, 4 बजे बीजेपी आगे। राहुल गांधी टीवी पर आए, मैं टीवी देख ही रहा था। राहुल गांधी टीवी पर आए और राहुल गांधी ने बयान दिया, मोदी जी आप चुनाव जीत गए हैं, कांग्रेचुलेशन। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को शाम को 4 बजे कांग्रेचुलेशन देते ही पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए बगैर चला गया। मैंने छानबीन किया, उधर ही बैठा था। अरे राहुल जी, अभी बीजेपी ने, मोदी ने एक भी सीट नहीं जीती, तुमने जीत मान लिया। 340 सीटों पर नरेंद्र मोदी का रुझान आगे था। रुझान समझते हो ना, ट्रेंड्स, रुझान था आगे। रुझान पर ही नरेंद्र मोदी को जीता हुआ, नरेंद्र मोदी को जीता हुआ राहुल गांधी ने जब घोषित किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर से भाग गए। उन्होंने सोचा अब काउंटिंग सेंटर पे साला रुकने का क्या मतलब है? जब हमारे नेता ने ही अपना पराजय स्वीकार कर लिया तो हमें काउंटिंग सेंटर पर रुकने का क्या मतलब है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग सेंटर छोड़ दिया। रात के 9 बजे मिलान करने का समय आया। मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस का एक भी आदमी हाजिर नहीं था। तो मिलान कैसे कराया जाए, सवाल खड़ा हो गया। मैं बामसेफ का भी नेशनल प्रेसिडेंट हूं। मैंने चुनाव करने वाले जो अधिकारी थे उन लोगों को टेलीफोन किया, जो बामसेफ के थे उनको टेलीफोन किया। अरे कांग्रेस वाले तो सब चले गए थे, तो आप जो मिलान करने वाला जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है वो आपने कैसे करवाया? कांग्रेस वाले तो नहीं थे, मेन अपोजिशन पार्टी नहीं थी, तो मिलान कैसे हुआ? अधिकारियों ने हमें बताया कागज में हमने मिलान कर दिया, कागज में हमने मिलान कर दिया है। उसे हिंदी में कहते खाना पूर्ति। खाना पूर्ति बोलते ना, खाना पूर्ति हमने कर दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया। फाइनल हो गया, क्लोज। अब सुधीर नाग ने आपके सामने भाषण में कहा चुनाव आयोग ने प्रोविजनल डेटा के आधार पर नरेंद्र मोदी को 303 सीटें जितवाना का घोषणा किया और कहा फाइनल डाटा घोषित किया जाएगा। अब दूसरा चुनाव 2024 का आ रहा है, चुनाव आयोग ने अभी तक फाइनल डाटा घोषित किया, प्रोविजनल डाटा ही है। अभी तक चुनाव आयोग ने फाइनल डाटा घोषित नहीं किया। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम है फाइनल डाटा घोषित करते ही सारा का सारा घोटाला पकड़ा जाएगा, मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। मैं आपको एक और बात, एक और सबूत देना चाहता हूं जो बहुत गंभीर है। वो गंभीर ये है, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे।
चुनाव में 373 सीटों में कम या ज्यादा वोट निकले और चुनाव आयोग ने लिखित दिया 273 सीटों में सरकार बनाई जा सकती है। 373 सीटों में या तो काउंटिंग में ज्यादा वोट निकले जैसे मैंने नरेंद्र मोदी का बताया, या तो कम वोट निकले। ज्यादा निकलना भी घोटाला प्रमाणित करता है, कम निकलना भी घोटाला प्रमाणित करता है। ये सारा डॉक्यूमेंट्री ये चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट किया और 373 का कर लिया। बाकी का डाटा अभी तक घोषित ही नहीं किया, घोषित करेंगे ऐसे कहा। प्रोविजनल डाटा तक घोषित नहीं किया बाकी का। साथियों, इतना भयंकर चल रहा है, आप सुनकर दुखी हो गए होंगे, कोई आदमी खुश नहीं हुआ होगा। ताली बजाने वाले लोग चुपचाप बैठे हुए हैं कि साला इतना भयंकर चल रहा है, हमें मालूम ही नहीं है। यही सवाल है, इतना भयंकर चल रहा है, इतना खतरनाक चल रहा है और कुछ भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जब मैंने ये हंगामा खड़ा किया तब 13 पार्टी के, जिसमें 4 राष्ट्रीय पार्टी है, दिल्ली में मीटिंग हुई और ईवीएम का मामला खड़ा हुआ। 13 पार्टियों ने इस मामले को अपने एजेंडे में लिया। उसमें 4 नेशनल लेवल की पार्टियां शामिल है। अभी मुझे कल पता चला कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के 10 बड़े लॉयर में एक है, उसने चुनाव आयोग को 2 दिन पहले 37 सवाल लिखित पूछे और कहा लिखित जवाब चाहिए। 112 अधिकारियों ने, आईएएस, आईपीएस, मिलिट्री के अधिकारियों ने 17 सवाल पूछे 2 मई 2022 को। अभी तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिए। ऐसे अधिकारियों ने पूछे जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया। आईएएस ऑफिसर 42 आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, उन्होंने 17 सवाल पूछे, एक भी सवाल का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। सवाल 2 मई 22 को पूछे, 23 चल रहा है, अगले महीने में 12 महीने पूरे हो जाएंगे। इतनी भयंकर बात है। रोकना पड़ेगा। ये तो आप लोगों का तो सारा ही मामला रफा कर दिया गया भाई, सारा का सारा ही मामला खत्म कर दिया आप लोगों का। बाबा साहब आम्बेडकर ने, ज्योतिराव फुले ने, हमारे महापुरुषों ने 108 साल का संघर्ष करके जो अधिकार आपको दिलवाए, अरे सब खत्म करवा दिए। वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो संविधान ने जो अधिकार दिए वो कहां से रहेंगे? वोट के अधिकार पर आपके पास सरकार गिराने का, सरकार बदलने का, सरकार बनाने का अधिकार है। आपके पास सरकार बनाने का और बिगाड़ने का अधिकार अगर खत्म हो गया तो फिर तो आपके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। क्या करना होगा? पहली बात तो इस घोटाले के बारे में सारे देश के लोगों को जगाना होगा, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग को लिख कर देना होगा कि आप ईवीएम मशीन ही रखना चाहते हो, ठीक है रख लो, मगर वो ईमानदार मशीन होनी चाहिए। और ईमानदार मशीन होना चाहिए तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार बहाल किया गया है। तो मेरा मौलिक अधिकार है और भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अगर सुप्रीम कोर्ट की है आर्टिकल 32 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे वोट के अधिकार की रक्षा करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो तो हमारी रक्षा करने के लिए सामने आना होगा। और 3 जज का पैनल मिनट टू मिनट मॉनिटर करने के लिए बनाना होगा, तब जाकर हमारे वोट की सुरक्षा होगी। ये दूसरा काम करना होगा। यदि चुनाव आयोग
इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो भारत बंद करेंगे। तो हम भारत बंद करेंगे। आपको याद होगा हमने भारत बंद करवाया था, सीए के मुद्दे पर भारत बंद करवाया था। बहुत बड़ा भारत बंद हो गया था, विशाल भारत बंद हो गया था। और उस भारत बंद की वजह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी, इनका पास किया हुआ कानून हमने डब्बे में गोल कर दिया, बंद कर दिया। अभी तक राष्ट्रपति की अधिसूचना उस कानून को लागू करने वाली नहीं निकली। हमारे भारत बंद की वजह से वो कानून अभी डब्बे में गोल है, बंद है। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, स्वीकार, मंजूर है। नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है। उसका कानून हमने लागू नहीं होने दिया, वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। वामन मेश्राम भी ताकतवर है, ज्यादा नहीं, 1 इंच तो ज्यादा होगा तब तो रोका, बहुत ज्यादा नहीं, 1 इंच तो ज्यादा होगा तब तो रोका। इतनी बड़ी ताकत रखने वाले लोगों का कानून, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून रोका, अभी तक लागू नहीं कर पाए, लागू होने नहीं देंगे, क्योंकि ये कानून एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है। आरएसएस ने प्रोपेगेंडा किया, ये कानून मुसलमानों के विरोध में है। गलत बात है। ये कानून हमने जाके छानबीन किया तो पता चला कि आसाम में 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। उसमें 5 लाख मुसलमानों को नागरिक अधिकार से वंचित किया। उसमें 14,48,000 एससी एसटी ओबीसी के हैं। इसका मतलब है सीए कानून में 75% हमारे नागरिकों को भारत का नागरिक मानने से ही वंचित कर दिया। इतना भयंकर कानून आरएसएस बीजेपी ने पास किया, नहीं तो मुसलमानों के विरोध में एससी एसटी ओबीसी आरएसएस के लिए क्या है? हिंदू। क्या है? हिंदू। अधिकार देने के लिए नागरिक ही नहीं है, मुसलमान के विरोध में फसाद करने के लिए हिंदू। कितने हमारे एससी एसटी ओबीसी को समझ में आता है कि हम तो इस्तेमाल करने के लिए हिंदू है, अधिकार देने के लिए हिंदू नहीं है। अगर मुसलमान के विरोध में फसाद करना है, मारना है, काटना है तो हम हिंदू है। आपने कभी देखा कोई पंडित जी जो है फसाद में पकड़ा गया? सुना कभी? एससी एसटी ओबीसी पकड़ा गया। क्यों? ये हिंदू नाम का भूत इनके ही शरीर में घुस जाता है। ये जो एससी एसटी ओबीसी है ना, ये हिंदू नाम का भूत जो है सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के ही शरीर में घुसता है। और जब ये फसाद करते हैं तो फिर पुलिस वाले इनको पकड़ते, तो स्वाभाविक है पंडित जी घर में रहता है, बोलता अब ये एससी एसटी ओबीसी मैदान में है, आपको जारी की जरूरत ही नहीं है। ब्राह्मण कभी भी हिंदू नहीं रहता, ब्राह्मण जन्म से भी ब्राह्मण रहता है और जीवित रहता है तब भी ब्राह्मण रहता है, मरने के बाद भी ब्राह्मण ही रहता है, क्योंकि उसके संस्कार ब्राह्मण के ही होते हैं, आप लोगों के कुछ नहीं है। शूद्र है, अछूत है, ये छूने लायक नहीं है, तब भी साले हिंदू बने रहते हैं। गधे की औलाद नहीं बोलूंगा, गधे की औलाद नहीं बोलूंगा, समझदार लोग हो। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, इसलिए ये बात आपको समझा रहा हूं कि यदि चुनाव आयोग ने भारत बंद करने के बाद भी नहीं माना तो 2024 के चुनाव में ईवीएम फोड़ेंगे। ये छुप के नहीं बोल रहा हूं, ऐलानिया बोल रहा हूं। अभी सारी दुनिया में जा रहा है, पूछ ले,
रिकॉर्ड पुलिस वालों को जा रहा है, हाँ पुलिस वालों को जा रहा है, पुलिस वालों को मालूम है, फोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। कुछ पुलिस वाले मैं बताना नहीं चाहता था, बता दो, कहा कि सही है, हमारा नाम मत बताना। मैंने कहा केवल पुलिस शब्द उपयोग करूंगा, तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। 31 राज्यों में मैंने पूछा, मैं जो बोल रहा हूँ सही कैसे? 674 जिलों क्यों में नहीं बोल सकते? अब सारा का सारा बता दो। हमारे निगरानी में चुनाव होता है, मशीनें लाई जाती है, मशीनें इधर उधर, हम ही तो देख रेख करते हैं, तो हमको तो सब पता है। एकदम सही बात है। नागपुर में एक गडकरी है ना मिनिस्टर, चुनाव होने वाली मशीनें अलग, जब काउंटिंग हुआ तो मशीनें सारी कुछ और ही आई, काउंटिंग में मशीनें कुछ और ही आई है। नाना पटोले जो वहां बीजेपी के अंदर था पहले, उसने कहा ये मशीन तो मेरे रिकॉर्ड में, चुनाव आयोग ने जो मशीनों का रिकॉर्ड मुझे लिख कर दिया, ये मशीन तो है ही नहीं। नहीं यही है, आपको है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, होगी। ये सारा खेल चल रहा है। आप सोचते होंगे कि ये चल कैसे रहा, इतना सारा मामला। कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, दो पार्टियों को इसका फायदा हो रहा है, इसलिए दो पार्टी के लोग जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चला रहे हैं। यूरोप में बंद हो गया, सारे दुनिया में बंद हो गया, मगर भारत में कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इसको चला रहे हैं। जो कांग्रेस गठबंधन में छोटे दल शामिल है वो क्यों चुप है? वो सोचते हैं कि 100% कांग्रेस को फायदा होगा, 10% हमको भी हो जाएगा। साले भागते फिरते की लंगोटी ठीक है, कांग्रेस को ज्यादा होगा, हमको थोड़ा होगा, मगर हमको भी होगा। कांग्रेस का कुछ लट्टा बन जाएंगे, हमें भी थोड़ा होगा। बीजेपी के साथ छोटे दल है, उसको भी छोटा फायदा होता है, इसलिए ये संकट ज्यादा गहरा है। इसलिए राजनीतिक पार्टी के लोग स्टैंड नहीं ले रहे। जन आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं, इसलिए मामले को जन आंदोलन की दिशा में ले जाना होगा, और जन आंदोलन की दिशा में ले जाने के लिए ईवीएम मशीन छोड़ना होगा। अब ईवीएम मशीन छोड़ने के लिए क्या करना होगा? शेड्यूल कास्ट के 15 लाख बूथ पर, 15 लाख बूथ रहेंगे, 15 लाख बूथ पर शेड्यूल कास्ट के लोग तैयार करने होंगे। तैयारी करने का आदेश हमने दे दिया है। शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख, नॉमिनल ट्राइब के 15 लाख, एमबीसी के 15 लाख, ओबीसी के 15 लाख, महिलाओं के 15 लाख, विद्यार्थी युवा बेरोजगार के 15 लाख, माइनॉरिटी के 15 लाख, एक बूथ फोड़ने वाले 7, एक बूथ फोड़ने वाले 7। आपको वोट डालने के लिए जाना है, वोट डालना है, क्योंकि वोट डालने के लिए चुनाव आयोग के पास कोई पावर नहीं कि आपको रोक लगाएगा। फंडामेंटल राइट, आपको जाने देना पड़ेगा, रोक नहीं लगा सकते। आप गए, आपके पास कोई हथियार की जरूरत नहीं है, ईवीएम फोड़ने के लिए कोई हथियार की जरूरत नहीं है, इसलिए पुलिस इधर देखेगा, साला इधर तो कुछ है ही नहीं, ये तो आदमी तो मोहम्मद मिश्रम का दिख रहा है मगर कुछ है ही नहीं। जाओ, इधर है, ब्रेन नहीं है, वो साला कैसे पकड़ेगा? जाने का और डालने का, डालने के बाद मशीन उठाने का, उठाकर जमीन पर पटक देने का। बहुत सेंसिटिव मशीन होती है, बंद हो जाएगी। 15 लाख मशीनें बंद होते ही चुनाव बंद हो जाएगा, और चुनाव बंद होने के बाद चुनाव आयोग और भारत सरकार बैठेंगे कि भारत की प्रजा ईवीएम मशीन को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या करना होगा? बैलेट पेपर लाना होगा, और इस तरह से बैलेट पेपर आएगा, बैलेट पेपर आएगा तो आप लोग चुनाव जीत सकते हो। ये करना, ये करने के लिए आने वाले समय में जो भी आंदोलन करना होगा वो करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।